शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। इंश्योरेंस क्लेम का लटकना पहले से ही मरीजों के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं था। अब जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की एक नई एडवाइजरी को लेकर बहस तेज हो गई है। जीआईसी का कहना है कि अस्पतालों में मरीजों की भर्ती केवल बुखार के आधार पर नहीं बल्कि मेडिकल आवश्यकता के आधार पर होनी चाहिए। तो वहीं डॉक्टर्स का मानना है कि इस एडवाइजरी को आधार बनाकर बीमा कंपनियां क्लेम रिजेक्ट कर सकती हैं। रिपोर्ट आप देखिए और उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऑलरेडी जो मेडिकल बीमा है वो ऐसे मकड़जाल में फंसा है कि आदमी उसकी क्लैरिटी में ही उलझा हुआ है। ऐसे में अगर इस तरह की गाइडलाइंस आती हैं तो फिर इसमें क्लैरिटी लेना बड़ा ज़रूरी है कि एग्जैक्टली जीआईसी कहना क्या चाहता है और हल्का बुखार और भर्ती का तात्पर्य क्या है और इससे क्या इम्पैक्ट आएगा पूरे इंश्योरेंस और हॉस्पिटल दोनों के इकोसिस्टम पर। विस्तार से आज हम करेंगे चर्चा। मेरे साथ होंगे खास मेहमान। छोटी सी रिपोर्ट आप देख लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस लोगों के लिए बढ़ते इलाज के खर्चों और अचानक आने वाली मेडिकल इमरजेंसी से बचाने का हथियार है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का लटकना मानो आम बात हो गई हो। बीमा कंपनियों और अस्पतालों के भारी भरकम खर्च में जो पिसता है वो होता है बीमा धारक। अब जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की एक नई एडवाइजरी चर्चा में है, जिसमें बताया गया है कि आम बुखार और संक्रामक बीमारियों वाले मरीजों को कब अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए और उन्हें कैशलेस इंश्योरेंस के लिए कब योग्य माना जाना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की एडवाइजरी में क्या क्या है और इसका मकसद क्या है। बिना जरूरत अस्पताल में भर्ती होने और हेल्थ इंश्योरेंस के बढ़ते दावों को रोकने के मकसद से जीआईसी ने अस्पतालों और नर्सिंग होम के लिए क्लिनिकल गाइडलाइंस जारी की। सलाह में कहा गया है कि भर्ती केवल बुखार के आधार पर नहीं बल्कि चिकित्सीय आवश्यकता के आधार पर होनी चाहिए। एडवाइजरी में सिर्फ उन मरीजों को भर्ती करने की सलाह दी गई है जिनमें चेतावनी वाले लक्षण हो, जैसे लगातार तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, डिहाइड्रेशन, होश में बदलाव, अंगों का ठीक से काम न करना या दूसरी गंभीर परेशानी। इधर गंभीर बीमारियों वाले बुजुर्ग मरीज, दौरे पड़ने, सुस्ती, गंभीर कुपोषण या लंबे समय तक बुखार वाले बच्चे और खतरे के लक्षण जैसे ब्लीडिंग, बार बार उल्टी और पेट में तेज दर्द वाले मरीज भी शामिल हैं। तो वहीं जीआईसी के इस कदम से डॉक्टर और नर्सिंग होम के मालिक चिंतित हैं। उन्हें डर है कि इंश्योरेंस कंपनियां इस एडवाइजरी का इस्तेमाल करके कैशलेस मंजूरी देने से इनकार कर सकती हैं और क्लेम रिजेक्ट कर सकती हैं, खासकर छोटे अस्पतालों में। हालांकि जीआईसी का दावा है कि क्लिनिकल फैसला सबसे ऊपर है, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनियों के हाथों में क्लेम को खारिज करने का हथियार बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। आइए स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर गिरधर ज्ञानी सर, डायरेक्टर जनरल हैं एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ज्ञानी सर आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग। हमारे साथ जुड़ रहे हैं महावीर चोपड़ा सर, फाउंडर बेशक.org इंश्योरेंस के। बहुत बहुत स्वागत है महावीर सर आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर ज्ञानी सर, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ऐसा लग रहा है कि ये गाइडलाइन सीधे सीधे हॉस्पिटल्स को कटघरे में खड़ा कर रही हैं एंड इंश्योरेंस कंपनीज को जज बना दे रही हैं। जो अस्पताल हैं या जो नर्सिंग होम है उनके मन में ये डर है, जो हमने रिपोर्ट में भी कहा है, कि बीमा कंपनियां हर क्लेम को कहीं शक की नज़र से तो नहीं देखने लग जाएंगी। सर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसे केसेस काफ़ी हुए हैं कि मान लीजिए मरीज 102 डिग्री के टेम्परेचर के ऊपर भर्ती होता है और वो स्टेबल नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो उस समय मान लीजिए स्टेबल नहीं है, क्लिनिकली स्टेबल नहीं है। तो उस समय उसके बाद सारे टेस्ट, मान लीजिए डेंगू का टेस्ट हमने कर लिया, वायरल का टेस्ट कर लिया, मान लीजिए वो नेगेटिव आते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी देखिए सारे टेस्ट तो नेगेटिव आए, आपने उसको फालतू में एडमिट कर लिया। अब क्या होता है कि एक्चुअली जैसे हम लोग कई बार मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक्यूट फेब्राइल इलनेस कहते हैं कि मान लीजिए मरीज को 5-6 दिनों से फीवर चल रहा है और डायग्नोसिस ढंग से हो नहीं पा रही है, और जब हमारे पास आया उस समय उसका टेम्परेचर 102 और 103 था। अब उस समय अगर हम उसको एडमिट नहीं करें और कुछ हो जाता उसके साथ, तो पूरा ब्लेम हमारे हॉस्पिटल के ऊपर आता है। तो आई थिंक कुछ ये केसेस होते हैं कि हमें ये नहीं देखने का कि डायग्नोसिस के बाद क्या हुआ, हमें ये देखना है कि क्लिनिकली किस कंडीशन में पेशेंट आया और उस समय उसका एडमिट होना जरूरी था या नहीं था। मैं वही पूछ रहा हूँ सर,
मेरी मेडिकल इमरजेंसी, अब मुझे नहीं पता रिपोर्ट्स क्या हैं, हम तो डॉक्टर के भरोसे हैं, डॉक्टर जानकार हैं, डॉक्टर एक पढ़े लिखे प्रैक्टिशनर हैं। मेरी मेडिकल इमरजेंसी की परिभाषा डॉक्टर तय करेगा सर या बीमा कंपनी? नहीं नहीं, ये तो एक्चुअली देखिए जीआईसी ने भी माना है, हालांकि दबे सुरों में उन्होंने माना है कि अल्टीमेटली दे विल गो बाय द क्लिनिकल एडवाइस ऑफ द क्लिनिशियन। ओके। क्योंकि देखिए मैं बताऊं आपको, हम खुद इसके लिए बहुत सजग रहते हैं कि मान लीजिए अगर वो क्लिनिकली स्टेबल था तो हम उसको ओपीडी में या डे केयर में करके वापस भेज देते हैं। लेकिन जब हमें पता है कि वो क्लिनिकली स्टेबल नहीं है तो हम उस समय चांस नहीं ले सकते और हम उसको एडमिट करेंगे एक दिन के लिए। इसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनी के डॉक्टर्स हैं, जो इनवेरिएबली मैं कहूँगा हमारे डॉक्टर से कभी भी ज़्यादा सीनियर नहीं होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीनियर होते भी होंगे कभी कभी, लेकिन जनरली नहीं होते हैं, तो दे शुड टॉक टू आवर कंसल्टेंट एंड कम टू ए एमिकेबल सॉल्यूशन रादर देन रिजेक्टिंग द क्लेम। ओके। अब देखिए, बिल्कुल सही बात है कि सॉल्यूशन तो होना चाहिए, एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकलना चाहिए, रिजेक्टिंग द क्लेम। लेकिन इस बात की हमें आश्वासन कौन देगा? चोपड़ा सर, हमें कौन आश्वासन देगा? जो आदमी हर साल 15-15, 20-20% महंगी प्रीमियम भर रहा है, हमें बुखार आ गया, हमें कोई ऐसी चीज़ आ गई जो कि पकड़ में नहीं आ रही है, हो सकता है कि रिपोर्ट्स ठीक ठाक हों, तब भी हम अस्पताल न जाएं। अस्पताल तो जाने के लिए कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन तब भी हम भर्ती ना हो, तब भी हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल न कर पाएं। इंश्योरेंस लेने का फिर फायदा क्या हुआ सर? इसी डर में रहें कि रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, सही बोल रहे हैं आप दीपक जी। इसमें बेसिकली एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले से ही इंश्योरेंस कंपनीज अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशंस को रिजेक्ट कर रही थी, राइट। इनफैक्ट क्या होता था कि ये जो गाइडलाइन आई है इसकी वजह से काफी सारा क्लैरिटी आएगा बिटवीन द डॉक्टर, हॉस्पिटल एंड द इंश्योरेंस कंपनी कि क्या क्या प्रोटोकॉल्स यूज किए जाएंगे जब एक क्लेम रिजेक्ट होगा। पहले जो हो रहा था उसमें एक कोई क्लेम ऑफिसर है जो वहां पे बैठा है, कहीं पे कोई ऑफिस में बैठा है, वो अपने मन से या वो अपने रैंडमनेस से वो डिसाइड करता था कि ये नेसेसरी क्लेम है या नहीं है, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है कि नहीं है। अब एटलीस्ट एक डॉक्यूमेंट आ गया है जिसके कारण जो भी भेदभाव हो गए बिटवीन द हॉस्पिटल, इंश्योरेंस कंपनी और जो कस्टमर है वो एटलीस्ट कम हो जाएंगे। इसकी मेरी व्यू ये है, क्योंकि हम बहुत सालों से देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जहां पे कस्टमर कहता है कि मुझे तो डॉक्टर ने कहा है, जैसे आपने कहा कि मुझे डॉक्टर ने कहा है हॉस्पिटलाइज करने के लिए, मुझे कोई शौक नहीं हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए। कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट होना नहीं चाहता है, ना अपनी फैमिली को कोई हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहता है। तो डॉक्टर के हिसाब से ही कस्टमर या पेशेंट जो भी होता है वो एडमिशन लेता है। अब प्रॉब्लम सिर्फ इतनी आती है कि इंश्योरेंस कंपनी और डॉक्टर के बीच में कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है कि ये एडमिशन की जरूरत थी या नहीं थी। इसमें दोनों के वेस्टेड इंटरेस्ट है। डॉक्टर चाहता है कि इन सम केसेस, नॉट इन ऑल केसेस, डॉक्टर चाहता है कि एडमिशन हो ताकि प्रॉबेबली अगर सेफ साइड में कल कुछ इश्यू आए तो वो डॉक्टर अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए और पेशेंट भी सेफ रहे। एट द सेम टाइम डॉक्टर के पास प्रेशर रहता है ऑफकोर्स कि उनको बेसिकली एडमिशन ज्यादा चाहिए रहता है। ये भी होता है, नॉट इन ऑल केसेस बट इन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ केसेस डॉक्टर के इंसेंटिव्स अलाइंड होते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ाने, एडमिशन बढ़ाने। वो भी एक एंगल होता है जिसकी वजह से बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज वरीड रहती है। दूसरी साइड पे इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली चाहती है कि क्लेम कम से कम आए। इसमें कस्टमर बेसिकली बहुत ज्यादा फंसता है और कस्टमर को प्रॉब्लम आती है। ये डॉक्यूमेंट जो है मुझे लगता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये काफी बड़ा डॉक्यूमेंट है और काफी कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट है, कस्टमर तो कभी समझ नहीं पाएगा, बट एटलीस्ट ऑब्जेक्टिविटी जो है वो इंप्रूव होगी इन टर्म्स ऑफ कि इंश्योरेंस कंपनी कहना क्या चाहता है कि कौन से केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन हम पे करेंगे ना करेंगे, वो एटलीस्ट उसकी क्लैरिटी आई। जैसे आपने जो एग्जाम्पल दिया जहां पे आपने कहा, या डॉक्टर साहब ने भी जो एग्जाम्पल दिया कि फेब्राइल रीजन की वजह से अगर कोई हॉस्पिटल में है तो वो ऑलरेडी कवर्ड है। ये जो मैं डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था जब आप बात कर रहे थे, जहां पे लिखा है कि अगर फीवर 101 के ऊपर 2 दिन से ज्यादा नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना भाई, इसमें अगर मोटा मोटी अगर हम देखें तो जीआई काउंसिल की गाइडलाइन कहती है कि जब तक मरीज बेहोश ना हो जाए, गंभीर रूप से उसको डिहाइड्रेशन ना हो, सांस फूलने जैसी जटिलता ना हो, तब तक आप भर्ती मत कीजिए। अब लेकिन बुजुर्गों के केस में आप देखिए कि बुजुर्गों में डायबिटिक है, कम इम्यूनिटी वाले मरीज हैं, उनके लिए तो हल्का, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, हमारे साथ 2 डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा लेंगे, हल्का फुल्का बुखार भी कभी कभी बुजुर्गों के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
तो हम इस डर में रहें कि अरे नहीं साहब ये तो बुखार इनको हल्का है, हम डॉक्टर से रिक्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे कि साहब आप इनको 1-2 दिन निगरानी में तो रख लीजिए, ये तो सीधा रिजेक्ट कर देंगे क्लेम। इसका जो सही तरीका है इसको सॉल्व करने का वो ये होना चाहिए कि कस्टमर की जो प्रोफाइल है वो अगर आपको पता है कि कस्टमर कितने साल से, आप जैसे बता रहे हैं कि सीनियर सिटीजन है, वो 25 साल से उसके पास वो पॉलिसी है और उसने कभी क्लेम भी नहीं किया या बहुत कम क्लेम किया है, और दूसरी साइड पर जो हॉस्पिटल है वो भी आपके साथ बहुत सालों से है और आपके पास क्लियर ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये हॉस्पिटल ऐसी चीजें करता नहीं है, वो दोनों चीज आपने खुद ने चूज की है, कस्टमर भी आपने खुद चूज किया है, हॉस्पिटल भी नेटवर्क में आपने खुद चूज किया है। जब ये दोनों चीज आपने खुद चूज की है तो फिर आपको ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या ये जो आपको एक ट्रस्ट इशू आ रहा है कि गलत हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगी और इंश्योरेंस कंपनी को खुद के जेब से पैसा पे करना पड़ेगा जब जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी का काम है कि सही नेटवर्क हॉस्पिटल्स बनाए और सही कस्टमर्स को चूज करे जिनको वो ट्रस्ट कर सके, ताकि वो जब ट्रीटमेंट पे आए तब उनको सही ट्रीटमेंट दे, हॉस्पिटल्स को भी स्मूथली अलाउ करे ट्रीटमेंट करने के लिए और ये पूरा सिस्टम सही तरीके से चले। तो अगर आप एकदम सिस्टमिक लेवल पे मुझे बोलेंगे, पूछेंगे, तो मुझे लगता है कि ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सोर्स लेवल पे सही नेटवर्क हॉस्पिटल्स बनाएं और आप जब कस्टमर को ले आपके सिस्टम में, तब आप उनको जितने क्वेश्चन पूछना चाहे उतने पूछ ले, आप उनका प्रोफाइल चेक कर ले। आप जब क्लेम आ रहा है, अभी किसी को जैसे आपने बोला सीनियर सिटीजन का क्लेम आ रहा है, उसने 20 साल तक कभी क्लेम नहीं किया और उसके बाद जब उसका क्लेम रिजेक्ट होता है तो ये बहुत बड़ा उसको धक्का लगता है कि अरे मैंने कौन सा जानबूझ के क्लेम करना था। मुझे आई डोंट नो, मुझे आप थोड़ा सा बताइए सर, ये जो क्लेम का असेसमेंट करने वाले जो लोग बैठे होते हैं, जो डेस्क अंडर राइटर जो है, ये कौन है? ये डॉक्टर तो नहीं है कोई, तो ये कैसे तय करेंगे? ये तो देखेंगे अरे इनको तो ये था, इनका तो ये रिपोर्ट में ये आ रखा है, ऐसा आ रखा है, ये तो हमारी गाइडलाइन से मैच नहीं कर रहा है, इनका क्लेम रिजेक्ट। वहां पर अगर कोई डॉक्टर जैसा व्यक्ति हो या उनके जैसा कोई क्वालिफाइड आदमी हो तो वो तो समझे भी, क्रॉस एग्जामिन करे भी, उसको भी बात समझ में आए। वहां तो कोई डॉक्टर नहीं बैठा। आप मुझे दुरुस्त कीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। ये जो डेस्क अंडर राइटर्स होते हैं, ये क्या क्वालिफिकेशन होती है इनकी? जो क्लेम्स के जो लोग होते हैं, जो एक्चुअली मेडिकल ओपिनियन देखते हैं, जो मेडिकल की सेक्शंस देखते हैं, जो बेसिकली वो डेफिनेटली डॉक्टर्स होते हैं। अब उनकी कॉम्पिटेंस क्या है वो ऑब्वियसली वी कैन नॉट डिस्कस हियर, बट वो डेफिनेटली डॉक्टर्स होते हैं। और डॉक्टर्स ही मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां पे ये इफ एंड बट होता है या नेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन का जो एंगल आता है, वहां पे डेफिनेटली डॉक्टर्स आर इन्वॉल्व। और अगर डॉक्टर्स इन्वॉल्व नहीं है तो ऐसे जो हम प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं, वो प्रोटोकॉल्स के हिसाब से ये डिसाइड हो रहा है। तो ओके सर, ओके, ऑलराइट, वो उस तरीके से हो रहा है। जी, मैं आता हूं सर आपके पास। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर संजीव के सिंह सर, मेडिकल डायरेक्टर, अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिंह सर आपका। गुड इवनिंग सर। ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं और इसमें मैं बहुत सारे डॉक्टर्स की प्रतिक्रिया भी पढ़ रहा था, ये कहा जा रहा है कि भाई मरीज को कब भर्ती करना है, ये जो सामने खड़ा हुआ डॉक्टर है वो अपनी पढ़ाई के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर ले सकता है। इंश्योरेंस कंपनी का बुकलेट देखकर अगर हम लोगों को भर्ती करना शुरू कर देंगे तो सर ये क्या ये क्लिनिकल ऑटोनॉमी पर सीधा सीधा आपको नहीं लग रहा है कि हस्तक्षेप हो रहा है? 100% हस्तक्षेप है। मतलब अब ये हालत ये हो गई है कि या तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट क्लिनिकल डिसीजन लेगा या फिर इंश्योरेंस कंपनी क्लिनिकल डिसीजन लेगा। सो क्लिनिकली तो अब इतने वीक कर दिया है कि हर जना डिसीजन अपना जो भी वो 5 years ऑफ अंडर ग्रेजुएट, 3 years ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट, 3 years ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन में अगर वो जो भी पढ़ के आते हैं, दैट विल नॉट बी वैलिड बिकॉज ही विल ऑलवेज बी गाइडेड कि इंश्योरेंस में अब नया क्या रूल निकला है। सो वन वे एक तरह से तो अच्छा है कि रैशनलाइजेशन होना चाहिए, इंटेंट बहुत ही अच्छा है कि अप्रोप्रिएटनेस होना चाहिए, लेकिन अगर बहुत सारी टीम्स गाइड करेंगी रादर देन मेडिसिन बुक गाइडिंग द क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन एंड द क्लिनिकल जजमेंट, वो एक बहुत ही रॉन्ग स्टेप है। एडवाइजरी हो सकती है, गाइडेंस हो सकता है, लेकिन उसको लॉ बनाना एक डेंजरस स्टेप है, क्योंकि वो डिसीजन एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो क्लिनिशियन जो मौजूद है उस टाइम पे, एंड इट इज नेवर व्हाइट और ब्लैक, समटाइम्स इट इज जस्ट ग्रे। कुछ सिम्टम्स जब मरीज आता है इमरजेंसी रूम में रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ आपकी कंफर्मेशन के लिए कुछ आप जांच भेजते हैं, उससे एडिशनल कंफर्मेशन होता है।
अब अगर देखा भी जाए तो टर्शरी केयर में बहुत ही सिंपल फीवर का केस आता भी नहीं है। इट इज ऑलवेज विद सम कोमॉर्बिडिटीज। तो उसमें एडिक्वेट क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना, उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको कंफर्म करना, या इमेज के बाद कंफर्म करना, और उसके बाद अप्रोप्रिएट फॉलो अप और ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर एक स्टेप पे ही कि फीवर है नहीं है और उसको ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, और एक तलवार हर समय रहेगी, और बहुत सारे अब प्राइवेट इक्विटी ड्रिवन हॉस्पिटल्स आ गए हैं, तो अगर वो पेमेंट आएगा ही नहीं तो एक तलवार ही रहेगी। तो एक डिफेंसिव मेडिसिन का एक और स्टेप ऐड हो गया है। बहुत डेंजर है, बहुत डेंजरस स्टेप है सोसाइटी के लिए, मेडिकल प्रोफेशन के लिए। राइट सर। आई थिंक देयर हैज टू बी समथिंग मच मोर रैशनल एंड रीजनेबल। ऑल राइट सर, तो ये हमने थोड़ा सा अस्पतालों का पक्ष जाना, अब थोड़ा सा इस पूरे मामले को इंश्योरेंस कंपनीज के पक्ष के नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि वो पक्ष भी जानना ज़रूरी है। हमारे सामने कोई इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से नहीं है, लेकिन उनके जानकार हमारे साथ ज़रूर हैं, इसलिए हम थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गाइडलाइन लाने की आवश्यकता भी क्यों पड़ी। और इसके लिए मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ डॉक्टर ज्ञानी सर। अब कहा यह जाता है कि भाई अस्पताल का काम इलाज करना है, और कभी कभी क्या होता है कि अस्पताल का मैनेजमेंट, ख़ास तौर से जो कॉरपोरेट हेड्स होते हैं, जो कि संभवतः डॉक्टर्स होते भी नहीं हैं, लेकिन उनके ऊपर दबाव होता है मैनेजमेंट का, तो बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ाने का दबाव डॉक्टर्स पर आ जाता है, और डॉक्टर्स मजबूरी में कई बार थोड़ा भी अगर गुंजाइश है तो मरीज को भर्ती कर देते हैं। डॉक्टर ये देखते हैं कि भाई इंश्योरेंस है, इनके पास कोई दिक्कत होगी भी नहीं, तो 2-3 दिन हम निगरानी में रख लेते हैं, इनके ऊपर भी बोझ नहीं आएगा, और हमारा जो बेड ऑक्यूपेंसी का टारगेट है वो भी पूरा हो जाएगा। जीआईसी की गाइडलाइन डॉक्टर्स को मैनेजमेंट के इसी अनैतिक दबाव से बचाने की कोशिश है, ये प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, क्या आप इससे सहमत हैं सर? देखिए, ये एक मिथ है हमारे यहाँ कि बेड ऑक्यूपेंसी जो है ना, हॉस्पिटल बढ़ाना चाहते हैं। ओके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप खुद कभी एक दिन राउंड लगाइए। मान लीजिए आप द्वारका का एक इलाका ले लीजिए, वहां पे 4 बड़े अस्पताल हैं। आप जाकर उनसे पूछिए कि आपके पास बेड है क्या, आपको जवाब मिलेगा कि हमारे पास बेड नहीं है। इनफैक्ट हमारे लिए अच्छा ये होता है कि मरीज आए और 1 दिन में या 2 दिन में करके चला जाए, जिससे हम दूसरे मरीज को लें और हमें रेवेन्यू एक्चुअली उससे ज्यादा मिलता है, रादर देन अननेसेसरली ऑक्यूपाइंग द बेड फॉर ए पेशेंट। तो देखिए, एक बात तो ये आप समझ लीजिए कि हम अभी ऑक्यूपेंसी बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है अस्पतालों का। नंबर 2, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमें जो है ना, जो इंश्योरेंस कंपनी कई बार क्या करती है, डायग्नोसिस बेसिस के ऊपर कहती है कि ये तो आपका एडमिशन गलत था। हम कहते हैं नहीं, आप एविडेंस बेस्ड पे जाइए। जब वो पेशेंट आया तो कितना क्लिनिकली स्टेबल था या नहीं था, उस समय हमें देखना है कि रिस्क फैक्टर कितना है, कि अगर हम इसको एडमिट इस समय नहीं करते हैं तो क्या होने वाला है। तो जो डॉक्टर संजीव ने कहा कि अगर ये इस तरह से तलवार लटका के रखेंगे तो अगेन अननेसेसरली और कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे, रादर देन इसमें सॉल्व होगा। तो मैं अभी भी कहूंगा कि कोई इतनी ज्यादा सीरियस चीज नहीं है। ये गाइडलाइंस जो आई हैं कुछ हद तक ठीक है, स्ट्रीमलाइन होगा इससे, लेकिन एट द सेम टाइम हम जीआईसी के साथ हमेशा टच में रहते हैं एज ए एचपीआई, और हम बता चुके हैं उनको, और वो भी मानते हैं इस बात को कि हमें अल्टीमेटली इसको छोड़ देने का जजमेंट। बट सर, एक छोटा सा इसमें काउंटर क्वेश्चन ये भी है कि लोग ये भी कहते हैं कि भाई जैसे विदेशों में ओपीडी में ही ज़्यादातर मरीजों को, जो ख़ास तौर से हल्के बुखार वाले हैं, छोटा मोटा पेट दर्द है, उनको ठीक करके भेज दिया जाता है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि हमारे अस्पतालों में गैर ज़रूरी मरीजों को ओपीडी में ठीक करने की जगह उनको ट्विन शेयरिंग या जनरल वार्ड्स में भर्ती कर दिया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, उसका भी जवाब दीजिएगा सर, कि एक सीजनल और वीकेंड ऑक्यूपेंसी का खेल के भी आरोप लगते रहे, इसका भी जवाब दीजिएगा। मैं प्रतिक्रियाएं पढ़ रहा था, उसमें कहा यह जा रहा है कि भाई कंफर्ट एडमिशन, सोशल एडमिशन, यानी कि शुक्रवार और शनिवार को बुखार के मरीजों की भर्ती अचानक से बढ़ जाती है, ताकि वीकेंड पर जो कॉर्पोरेट कर्मचारियों को छुट्टी ना लेनी पड़े और जो अस्पताल के बेड जो हैं वो भरे रहें। ये प्रतिक्रियाएं सर, ये तो इस पे भी जवाब दीजिए कि क्या ऐसा कुछ सीजनल और वीकेंड ऑक्यूपेंसी का खेल वाकई में होता है जो ऑडिट डेटा से पता चलता है?
नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ बार बार कि हमारे जो शहर हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, जहाँ भी ये समस्याएं हैं वहाँ पे हम रादर इससे जूझ रहे हैं कि हमें जो है बेड नहीं मिल रहे हैं। तो हम इस चीज़ को कभी भी इस तरह से नहीं देखते हैं, हम्म। और कि हमें मरीजों को ज़बरदस्ती इसमें हमें एडमिट करते रहना है, तो इस बात को मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। हम्म। और ये लेकिन बातें होती हैं, आपकी बात सही है, ये ऐसी बातें होती हैं मार्केट में। हम्म। और इस समय जो है धीरे धीरे मार्केट इतना कम्पिटिटिव होता जा रहा है कि हॉस्पिटल बहुत सजग रहते हैं आजकल कि उनकी इमेज इस तरह से कभी ना बिगड़े कि लोग इस तरह की बातें करना शुरू करें। ठीक है सर। मैं इससे पहले मैं चोपड़ा सर के पास आऊं, मैं सिंह सर के पास जरूर आऊंगा। डॉक्टर सिंह सर, क्या ये जो आरोप लगते हैं बार बार कि डॉक्टर्स जो हैं वो मैनेजमेंट के दबाव के कारण भर्ती कर देते हैं, कई 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 बातें आती हैं इसमें, एवरेज लेंथ ऑफ स्टेज और बेड टर्नओवर रेट पर जो बिजनेस मॉडल पूरा काम करता है उसके तहत भी कई बार अननेसेसरी भर्तियां हम कर देते हैं, इस तरह के जो आरोप लगते हैं। और तब बार बार यही कहा जाता है कि अगर जीआईसी इस तरह के अगर गाइडलाइंस ना लेकर के आए तो फिर एक तरह से मनमानी चलती रहेगी हॉस्पिटल्स की। इससे आप क्या इत्तेफाक या आपका इस पे क्या जस्टिफिकेशन है सर? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। पब्लिक में एक इंफॉर्मेशन या एक इन्फॉर्म्ड बिहेवियर तो यही है कि गलत हम एडमिशन करते हैं, उनको ज्यादा दिन रखते हैं। आप अगर देखें जो डॉक्टर ज्ञानी बता रहे थे, मैनेजमेंट के लिए अब क्या हो गया है, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे और एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड दो गाइडेंस की इंडिकेटर है। करेक्ट। एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड आपका तभी बेटर होगा, विच इज अ बेटर इंडिकेटर, जब आपका लेंथ ऑफ स्टे कम होगा। तो ये बहुत ही हो सकता है कोई टियर 2 टियर 3 हॉस्पिटल्स में वो 3 से 7 दिन रखें और नेसेसरीली एडमिट करें, क्योंकि जनरली वो एडमिशन फर्स्ट और 2 डेज के अंदर होने पे रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग अच्छा रहता है। दूसरा, आपने बताया कि विदेशों में ऐसा होता है। सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड जो है वो आउट पेशेंट और प्रिवेंटिव केयर और होम केयर और जीरियाट्रिक केयर को भी कवर करता है। हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द 99% ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी दे ओनली कवर इन पेशेंट, और उसकी वजह से जो पेशेंट है वो बोलता है कि हमको आप 24 आवर्स के लिए भर्ती कर लो, हमारा रीइंबर्समेंट हो जाएगा। तो इट इज ओपीडी अदर वे पुश व्हिच कम्स। ओपीडी इतनी महंगी क्यों है सर हमारे देश में? तभी तो वो कहता है कि भर्ती कर लो इससे अच्छा। नहीं, ओपीडी महंगी नहीं है। हाँ। इंश्योरेंस का क्लेम ओपीडी में मिल नहीं रहा, सारा इन पेशेंट क्लेम है। जैसे जैसे आप आउट पेशेंट, होम केयर, प्रिवेंटिव केयर का क्लेम करेंगे, अपने आप इन पेशेंट आपका रिड्यूस होता चला जाएगा, अननेसेसरी एडमिशन रिड्यूस होता चला जाएगा। हमारे इंश्योरेंस कंपनी कर नहीं रहे, बाहर वाले करते हैं, इसीलिए आपको दिखाई देता है कि आउट पेशेंट में बहुत मैक्सिमली ट्रीट होकर के चले जाते हैं। ओके, तो ये कैसे चोपड़ा सर? अब देखिए, ये एक ऐसी चीज है कि अगर डॉक्टर की ना माने एक आम ग्राहक कैसे फंसता है अगर ग्राहक डर कर घर पर इलाज कराता है तो फिर बीमा कंपनी कहेगी कि भाई हमारी, जैसे सर ने बताया अभी, कि हमारी पॉलिसी में ओपीडी या होम केयर खर्च तो है नहीं, पैसा तभी मिलेगा जब आप कम से कम 24 घंटे अस्पताल में रहेंगे। और अगर आप वहां जाते हैं, डॉक्टर साहब अगर आपके लिए लिख देते हैं कि हाँ ठीक है, आप 24 घंटे या 48 घंटे के लिए आप भर्ती हो जाइए, तो फिर वापस फिर से क्लेम रिजेक्ट होने का खतरा। तो एक आम आदमी ना दोनों तरफ से पिसता है। कई बार वो हॉस्पिटल की तरफ से पिसता है, कई बार वो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पिसता है। तो चोपड़ा सर, आपको लग रहा है कि एक आम आदमी के लिए कुछ स्पष्ट राहत है या फिर वो एक बार फिर से कंफ्यूज रहेगा सर? जो दो पार्ट हुई है इसमें, एक तो है कि कॉन्फ्लिक्ट तो डेफिनेटली है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दोनों साइड पे है। एक साइड पे जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके भी कॉन्फ्लिक्ट है कि वो क्लेम कम पे करना चाहता है। हॉस्पिटल्स के केस में जो डॉक्टर साहब ने बताया, उसमें एक ही प्रॉब्लम है कि ये बड़े हॉस्पिटल्स नहीं करते हैं, ये छोटे हॉस्पिटल्स करते हैं। टियर 2 टियर 3 हॉस्पिटल्स में होता है ये, जहाँ पे बेसिकली एडमिशन करवाया जाता है और बेसिकली जो एक्स्ट्रा बेड, एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ स्टे जो होता है वो टिपिकली ऐसे हॉस्पिटल्स में होता है जहाँ पे डिमांड कम है करंटली, राइट। इसका सोल्यूशन जो है वो एक्चुअली जो मैंने पहले कहा वही है
कि इंश्योरेंस कंपनीज को काफी इजी तरीके से प्रोफाइलिंग करनी चाहिए कि कौन सी हॉस्पिटल्स है और कौन से कस्टमर्स है जो ये बेसिकली ये वाली चीज करेंगे नहीं, राइट। मतलब हम और आप जैसे पर्सन ये नहीं करते हैं। ये टिपिकली जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि एक टाइप का फ्रॉड सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है कि जरूरत नहीं होने पर भी हॉस्पिटल और पेशेंट मिलके इंश्योरेंस कंपनी का पैसा ले ले, राइट। इसको सॉल्व करने का तरीका एक्चुअली एक तो ये है जो इनको स्टैंडर्डाइजेशन करने की जरूरत है, जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसमें भी ऑब्वियसली इफ्स एंड बट्स है। बट दूसरी साइड पे जो इसका सोल्यूशन है, जो रियल सोल्यूशन है, जो मुझे लगता है हॉस्पिटल प्रोफाइलिंग और कस्टमर प्रोफाइलिंग, जो मैंने पहले कहा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर है जिसने 15 साल से आपको प्रीमियम दिया है, वो सीनियर सिटीजन बन चुका है, वो एक डॉक्टर के पास गया है और डॉक्टर ने कहा है कि हॉस्पिटलाइजेशन कीजिए। हॉस्पिटल भी आपके नेटवर्क का हॉस्पिटल है जिसको आप प्रोबेबली 5-10 साल से उनके साथ नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। चोपड़ा सर, मुझे एक चीज आपको बताइएगा क्या जरूरत है ये पूछने की सर। पर फिर देखिए, इसमें देखिए, एक मैं जो ग्राहक के नजरिए से बता रहा हूं, फिर इसमें हम ही जैसे लोग पत्रकार, फिर हम खुद मैं एक सवाल उठाऊंगा कि भाई आप एक नए व्यक्ति ने जिसने 2 साल 3 साल पहले बीमा लिया है, आप उसको कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि किसी ने 10 साल 12 साल 15 साल पहले लिया है? आई मीन आप एक सिंपल सी बात है, डॉक्टर मरीज डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब ने लिख दिया ऑब्जर्वेशन, निगरानी में आपको रख रहे हैं साहब, और उसमें फिर रूम रेंट थोड़ा बहुत विजिटिंग फीस भी लगा दी, दवाओं का वो भी लगा दिया, बिल आ गया कुछ हज़ार रुपए। अब उसके बाद बीमा कंपनी के ऑडिटर के पास फाइल गई, बीमा कंपनी का ऑडिटर बोलेगा ये तो ऑब्जर्वेशन था, इवैल्यूएशन ही तो थी, इसमें तो पॉलिसी के तहत कवर नहीं है, इसमें तो इलाज आपको होना पड़ेगा। अब बीमा कंपनी ये देखे कि ये बंदा 20 साल से हमारे साथ है, 12 साल से हमारे साथ है, या 8 साल से है, और ये तो 2 साल से, तो ये तो नाइंसाफी होगी ना सर। नहीं सर, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं ये है, वो तो मैं एग्जाम्पल में बता रहा था आपको। ओके। मेरा पॉइंट ये है कि प्रोफाइल जो है कस्टमर की, आप प्रोफाइल को समझिए ना। आप जब कस्टमर, थोड़ा समझाइए प्रोफाइल मींस व्हाट सर? श्योर। जब आप कस्टमर को ले रहे हैं, आपकी पॉलिसी दे रहे हैं आप कस्टमर को, तो आप उनके बारे में सब कुछ जान सकते हैं, आप जितना क्वेश्चन चाहे उतना पूछ सकते हैं। आपको क्लेम के टाइम पे क्यों लग रहा है कि ये बेसिकली ये नेक्सस बन रही है हॉस्पिटल की और कस्टमर के बीच में? आपको ये जो भी चेक करना है कस्टमर के बारे में कि कस्टमर ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब एक बैंक लोन देती है तो बहुत सारी चीजें चेक करती है, कस्टमर की प्रोफाइल चेक करती है, उसके बाद उसको लोन मिलता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी सही है, वो कौन से पिन कोड में रहता है, बहुत सारी चीजें एक बैंक चेक करती है। वैसे ही कस्टमर के बारे में भी काफी अच्छा एक लेवल का स्कोर बन सकता है, जिससे पता चलता है कि ये कस्टमर डेफिनेटली विल नॉट डू द थिंग्स लाइक व्हाट अ लोन कस्टमर विल डू। सिमिलरली हॉस्पिटल्स की भी एक प्रोफाइल होती है। जैसे आपने सजेशन बहुत अच्छा दिया सर, चोपड़ा सर, बहुत अच्छा सजेशन, लेकिन होता यहाँ उल्टा है सर। आप बीमा जैसे जैसे प्रीमियम, जैसे जैसे आप पुराने होते रहेंगे, प्रीमियम हर साल बढ़ता रहेगा और अधिकार घटते रहेंगे। मतलब आप मेडिकल इन्फ्लेशन का हवाला दे करके आप प्रीमियम 20% 30% बढ़ाते रहेंगे, राइट। ग्राहक को जब प्रीमियम भी भर रहा है, अस्पताल पहुंचने पर उसको पता चलता है कि भाई इस बीच में नई गाइडलाइन ये आ गई थी, उस कारण उसकी सुविधाएं पहले से कम हो गई हैं, अब ये जो है नया क्लॉज आ गया है, अब नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आपका बीमा पुराना हो रहा है तो आप और ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जितना पुराना बीमा हो गया उतना ज्यादा आप एक ट्रैप में फंस रहे। ये आम धारणा है सर, चोपड़ा सर। नहीं एब्सोल्युटली, हम तो रोज देख रहे हैं ये होते हुए। जैसे आज ही एक कॉलम आया है, बहुत ही रिनाउंड सीनियर जर्नलिस्ट है जग सुरैया जी, उन्होंने आज एक कॉलम लिखा है जिनमें उन्होंने यही चीज बताई है कि वो बहुत साल से प्रीमियम पे कर रहे थे, 9 लाख रुपया पे किया उन्होंने लास्ट 10 साल में, 8 साल में, और उनको एक क्लेम आया जो पे नहीं हुआ। ये एक टाइप का कस्टमर को बहुत ज्यादा धक्का लगता है इसके बारे में, राइट। इसका सोल्यूशन बेसिकली यही है कि आप चाहे तो नेटवर्क हॉस्पिटल ना रखे, आप चाहे तो कस्टमर को मना कर दीजिए पॉलिसी देने के लिए, आप चाहे तो आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाके कस्टमर के सारी प्रोफाइल चेक कीजिए, उनके बारे में चेक कीजिए, उनका हेल्थ रिकॉर्ड चेक कीजिए, उनकी सारी हिस्ट्री समझिए। बट आप एक बार जब पॉलिसी दे देते हो कस्टमर को, उसके बाद ये वाली जो इफ्स एंड बट्स है वो जब हो रही है, तभी इंश्योरेंस से लोगों का विश्वास उठ रहा है। और जब इंश्योरेंस का विश्वास उठता है तो किसी को भी फायदा नहीं हो रहा है, ना कस्टमर को फायदा हो रहा है, ना हॉस्पिटल को फायदा हो रहा है, ना इंश्योरेंस कंपनी को फायदा हो रहा है। एब्सोल्युटली सर। हमने तो ये भी देखा है, आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ये
जो फीडबैक है, जो हमें फील्ड पर जब हम जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, वो कहते हैं साहब अगर बहुत ज़्यादा पुराना आपका बीमा हो गया ना, तो एक टाइम के बाद बीमा कंपनीज आपसे बात भी करना बंद कर देती है। वो कहती है कि ठीक है, इनको याद भी मत दिलाओ, ये अगर 2-4 अपनी एक प्रीमियम भूल जाएं, बंद ना करें, तो हम तुरंत इनका जो है ख़त्म करें, क्योंकि उनको ये डर लगता है कि जितना ज़्यादा पुराना आदमी हो गया उतनी गाड़ी खटारा भी होगी और शायद उतना ज़्यादा क्लेम भी मानेगा। तो ये भी हमने देखा है। तो ये बिल्कुल उल्टा चक्र चलता है। बट बहरहाल समय आज इतना ही था, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा और क्लैरिटी लानी पड़ेगी। मतलब मुझे तो अभी आप तीनों से चर्चा करने के बाद ज्ञानी सर कुछ कह रहे हैं सर? मैं एक लाइन बताना चाहूंगा कि एज ए एसोसिएशन हमने ये निर्णय लिया है कि हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर इनके ऊपर बातचीत करेंगे, जो गाइडलाइंस आई हैं। राइट सर। और एक चीज लास्ट में जो डॉक्टर संजीव सिंह ने बताई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर डे केयर प्रोसीजर हम इंश्योरेंस में ले आए तो काफी समस्याओं का समाधान हो सकता है, क्योंकि डे केयर प्रोसीजर का कॉस्ट कम होता है। तो सर आप लोग बात करेंगे इस पे? हाँ, बात करेंगे इसके ऊपर। ओके। डॉक्टर सिंह सर, ये बहुत मुश्किल होता है सर क्या? मतलब मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ओपीडी वगैरह या डे केयर या बाह्य चिकित्सा क्यों नहीं है इंश्योरेंस में, क्यों डरती हैं सर कंपनियां? डॉक्टर सिंह। अपनी इसलिए डरती है क्योंकि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ केयर वालों की भी है। उन्होंने बहुत फ्रॉडुलेंट क्लेम उन्होंने भरे हैं। ओके। इन पेशेंट में सर्जरी में फ्रॉडुलेंट क्लेम नहीं हो सकता, क्योंकि सर्जरी होती है, इंसिजन होता है, स्टे होता है। कोई ऐसी सर्जरी अपने आप नहीं कराएगा। तो आपको ध्यान होगा, जो आरोग्यश्री चालू हुआ था वो केवल सर्जिकल पेशेंट्स के लिए ही चालू हुआ था। करेक्ट। तो इसीलिए आउट पेशेंट में धांधलेबाजी, फ्रॉडुलेंट क्लेम बहुत हो सकता है, होने की गुंजाइश है। इसीलिए अभी तक वो नहीं किया गया। लेकिन द वे हेल्थ केयर इज प्रोग्रेसिंग, जितनी जल्दी हम इसमें क्लैरिटी लाएंगे और डे केयर में, जैसे डॉक्टर ज्ञानी ने बताया, इसको इंक्लूड करेंगे, हमारी फ्रॉडुलेंट क्लेम भी रिड्यूस होगा और जो कस्टमर है उनको भी फायदा होगा। ठीक है, ऑल राइट सर। तो देखिए कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं इसमें, कुछ रेड फ्लैग्स भी दिखाई दे रहे हैं, बट चोपड़ा सर आप कुछ ऐड कर रहे हैं सर? मेरे पास समय की कमी। राइट, ये 2 चीज है जो इंश्योरेंस कंपनीज अभी ऐड कर रही है। ये मैं व्यूअर्स के लिए एज अ बेनिफिट बता रहा हूँ कि एक है कि डे केयर ट्रीटमेंट जो है पहले एक लिस्ट के द्वारा कवर हो जाती थी, अभी मोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज ने बोल दिया है कि ऑल डे केयर प्रोसीजर्स आर कवर्ड। तो जितने भी प्रोसीजर्स है जहां पे जरूरी है हॉस्पिटलाइजेशन बट वो 24 आवर्स के नीचे होते हैं, वो कवर होते हैं अभी मेजर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में। इनफैक्ट अभी नए इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आए जिसमें 2+ आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर किया जा रहा है, जहां पे अगर आपकी हॉस्पिटलाइजेशन 24 आवर्स की जगह पे 2 घंटे के ऊपर भी हो रही है और हॉस्पिटलाइजेशन नेसेसरी है, तो ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अभी आए जहां पे आपको इसका कवर मिल सकता है। अच्छा, ऐसे प्लान आ रहे हैं अब, राइट? यस। उसका प्रीमियम लेकिन थोड़ा बढ़ा देंगे लोग? ऑफ कोर्स सर, अगर कोई भी स्कोप बढ़ता है तो थोड़ा प्रीमियम उसकी वजह से बढ़ेगा, बट जो कस्टमर को सहूलियत चाहिए कि क्लेम के टाइम पे जब वो हॉस्पिटल में है, खड़ा है और उसको उसके बिल्स पे करवाने हैं और तब बिल पे हो रहे हैं, तो फिर वो खुश होगा। सही बात है। कस्टमर को क्लेम चाहिए। देखिए आज की ये बस सच्चाई है। हालांकि 20-30% 40% जो बढ़ जाता है प्रीमियम, वो समझ में नहीं आता है, लेकिन जो आपने कहा अगर सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आप थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में, उभरते हुए हिंदुस्तान में जिस तरह से पर कैपिटा लोगों की बढ़ रही है, लोग इससे परहेज करेंगे। बशर्ते जैसे सर ने कहा ना अभी कि भाई फ्रॉडुलेंट क्लेम्स लास्ट में फंसेगा तो नहीं, फाइल अटकेगी तो नहीं, क्लेम रिजेक्ट तो नहीं होगा, इस पर क्लैरिटी चाहिए। अगर इस पर क्लैरिटी दे दी, हिंदुस्तान की जनता इंश्योरेंस को इस तरह से आत्मसात करेगी जैसे सुबह शाम दाल रोटी खाते हैं, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि ये नेसेसिटी है, ये जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है। लेकिन बशर्ते क्लैरिटी दें। इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है ना सर, कि इस वजह से बहुत सारे इफ्स एंड बट्स दिमाग में आ जाते हैं। बट बहरहाल अच्छी बात है, चोपड़ा सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, ये बहुत लोगों को जाननी भी चाहिए। अपना इंश्योरेंस आप करा रहे हैं तो प्लीज़, जैसे चोपड़ा सर ने कहा ना, अपने इंश्योरेंस वालों से ज़रूर एक क्रॉस चेक कीजिएगा। अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लीजिएगा भी ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का समय निकालने के लिए। डॉक्टर ज्ञानी, डॉक्टर सिंह, चोपड़ा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का समय निकालने के लिए।